गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ एच.एस. लांबा। और बेटा लास्ट क्लास तक हमने ऑनलाइन क्लास में इस चैप्टर के 2 वीडियो दे दिए थे जिसमें चैप्टर स्टार्ट हो गया था। और लास्ट क्लास तक हमने एक धारावाही चालक तार पर, धारावाही चालक को अगर हम समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाला बल हमने IL क्रॉस B निकाल लिया था। एक धारावाही चालक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चालक तार को, तो उसमें जो बल होता है वो IL क्रॉस B हमने ज्ञात कर लिया था। ये चुंबकीय बल था। हमने ऐसा सीखा हुआ कि किसी कण पर अगर कण चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है v वेग से तो उसपे जो बल होता है वो QV क्रॉस B होता है। और अगर एक धारावाही चालक तार को या चालक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान होता है IL क्रॉस B, जहां I उस चालक में प्रवाहित धारा है, L उस चालक की लंबाई है और B चुंबकीय क्षेत्र। यह सूत्र हमने लास्ट क्लास तक सीख लिया था। इस बल की दिशा हमने दाहिने हाथ के नियम से डायरेक्ट सीखी थी। L क्रॉस B की जो दिशा होगी वही आपकी बल की दिशा होगी। इस बल को हम 2 नियम जो आपको लिखना है बेटा कॉपी में, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से और दाहिने हाथ की हथेली के नियम से भी सीखेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाहिने हाथ के हथेली के नियम से भी इस बल की दिशा हम ज्ञात करना सीखेंगे। बट उससे पहले हम एक टॉपिक कर लेते हैं, फिर वो नियम भी हम सीख लेंगे। अगला टॉपिक आपका बेटा है 2 समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य बल। 2 समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य बल। आपके पास 2 चालक तार होंगे, धारावाही है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही होगी और दोनों समांतर रखे हुए हैं d दूरी पर, और उनके बीच जो बल लगता है चुंबकीय बल वो मुझे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखो बेटा कैसे होगा। हम जो चालक तार ले रहे हैं वो अनंत लंबाई के सोच लेते हैं। इन चालक तारों की जो लंबाई है वो अनंत है। मैं ऐसा बोलूं कि माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में एक चालक तार जिसको PQ से निर्देशित कर लेते हैं, ठीक है ना। इसकी लंबाई अनंत हो सकती है, अनंत लंबाई का। इसमें धारा कितनी मान लेते हैं कि सपोज इसमें धारा I1 प्रवाहित हो रही है। इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I1। दूसरा चालक तार इससे d दूरी पर स्थित, वो इसके समांतर ही रखा हुआ है, ये भी अनंत लंबाई का मान लेते हैं, माइनस अनंत से प्लस अनंत, ठीक है। और इसको आपने RS से निर्देशित किया, इस तार को आपने RS मान लिया, ठीक है। बीच में कुछ परिमित लंबाई जिसको RS मान लेते, बाकी तो अनंत है, इसकी लंबाई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कि मान लो ये दोनों d दूरी पे, इसमें धारा I2 बह रही है समान दिशा में और दोनों d दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पे स्थित है? d दूरी पे। मुझे ज्ञात करना है कि पहले तार के कारण दूसरे पे चुंबकीय क्षेत्र, दूसरे के कारण पहले पे चुंबकीय क्षेत्र, वो मैं ज्ञात कर लूंगा। उसके बाद इनके मध्य जो बल है चुंबकीय बल, कि भाई पहले तार के कारण दूसरे पे चुंबकीय बल कितना लग रहा है, दूसरे तार के कारण पहले पे चुंबकीय बल कितना लग रहा है, ये मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक रखा होता है तो उस पे बल इतना लगता है IL क्रॉस B। तो ये दोनों, अभी हमने ऐसा कुछ नहीं बोला कि चुंबकीय क्षेत्र, बट इसमें जब धारा प्रवाहित हो रही है I1 तो इसके कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र होगा और इसके कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो मैं लिखूं कि तार PQ के कारण तार RS के किसी अल्पांश, इस पे एक अल्पांश ले लेंगे छोटा dl, जिसकी दिशा धारा की दिशा में होगी, और ऐसे ही अल्पांश अपन इस पे भी ले लेंगे जिसकी दिशा धारा की दिशा में होगी, dl की दिशा हमेशा धारा की दिशा में होती है। तार PQ के कारण तार RS के किसी अल्पांश dl सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र, पहले हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं, फिर हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है चालक में, तो उसमें बल कुछ इस तरह का लगना चाहिए, ठीक है ना, वो हम ज्ञात करेंगे। पहले हम चुंबकीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तार की लंबाई अनंत लंबाई के तार के कारण उससे लंबवत दूरी d पर स्थित बिंदु B पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया हुआ है, तो उसको लिखेंगे B1 सदिश रूप में लिखते हैं, म्यू नॉट, पहले तार में धारा I1, इसके कारण लिख रहे हैं यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, तो इसमें धारा I1 है बेटा, अपॉन 2 पाई d बीच की लंबवत दूरी है। अब आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी, परिमाण म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई d होगा पक्का। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तार के कारण इस पर ज्ञात कर रहे हैं, अंगूठा धारा की दिशा में। सीधे धारावाही चालक तारों के लिए नियम याद रखना, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। अंगूठा हमेशा धारा की दिशा में, अंगुलियां जिस दिशा में मुड़ती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्देशित करती हैं। अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियां अंदर की तरफ,
तो इस तार के कारण इस तार पे चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्रॉस अंदर की ओर होगी, जिसका परिमाण होगा बेटा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी। मैं उसको ऐसे दिखा देता हूँ कि सपोज V1 अंदर की तरफ ऐसे दिखाया आपने, ये अंदर की तरफ निर्देशित कर रहा है। अब आपको पता चल गया कि इस तार में चुंबकीय क्षेत्र है, इस तार पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है V1 और इसमें धारा कितनी बह रही है I2, इसके अल्पांश की लंबाई dl सदिश, वैसे ये अनंत लंबाई का है, तो मैं अगर इसके अल्पांश पर केवल चुंबकीय बल की बात करूं तो मैं इस सूत्र से IL क्रॉस B से अल्पांश में चुंबकीय बल निकाल लेता हूं। देखो मान क्या आएगा, सोचो, तार RS के अल्पांश, तार RS के अल्पांश dl सदिश पर चुंबकीय बल, चुंबकीय अल्पांश से बल निकालना है तो उसको df से निर्देशित करें। कुल बल निकालेंगे तो समाकलन करेंगे पूरा लंबाई के अनुदिश, पर अल्पांश पे ज्ञात करना है तो df। इसको तार 2 बोला, इसको तार 1 बोला है, तो 2 पर 1 के कारण F21 dF21 सदिश रूप में लिखेंगे। सेकंड वाले तार में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा I2 अल्पांश जिसकी लंबाई dl सदिश, तो L की जगह आ जाएगा dl सदिश क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र आपका है V1। सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी दिशा, परिमाण तो आप ज्ञात कर लेते हो, I2 dl V1 चेक कर लो, दोनों के बीच का कोण dl और V1 के बीच का कोण 90 डिग्री है। V1 आपका अंदर की तरफ है बेटा और dl ऊपर की तरफ ऐसे है, dl की दिशा ये है और V1 की दिशा अंदर की तरफ, तो dl और V1 एक दूसरे के लंबवत है, तो बीच का कोण 90 डिग्री है। dl और V1 एक दूसरे के कैसे हैं बेटा, dl सदिश लंबवत है V1 के, इसलिए मैं अगर dF21 का परिमाण पूछूं आपसे तो आप लिखोगे I2 dl V1 sin 90, sin 90, sin 90 का मान बेटा 1 होता है, तो dF21 का मान आ गया सेकंड तार के अल्पांश dl पर फर्स्ट तार के कारण चुंबकीय बल I2 dl V1 sin 90 का मान 1। चाहो तो समीकरण 1 से, इसको समीकरण 1 बोल दो, इसकी दिशा क्रॉस की, समीकरण 1 से V1 का मान, V1 का परिमाण ये है वो यहां रख लो, समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर देखो बेटा मान क्या है V1 का dF21 बराबर I2 dl, V1 का मान म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी, ये ना V1 का मान, वो हमने यहाँ रख दिया। अब देखो परिमाण आया आपके पास dF21 बराबर म्यू नॉट तो पहले लिख लूं, I1 I2 एक साथ लिख लूं अपॉन 2 पाई डी, चाहूं तो मैं इस dl को इसके अपॉन में ले आऊंगा और ये आपका क्या बन गया समीकरण संख्या 2। चालक तार, धारावाही चालक तार RS के अल्पांश dl पर बल का मान यह है, उसकी एकांक लंबाई पर बल dF21 अपॉन dl का मतलब तार की एकांक लंबाई पे बल का मान यह होगा, उस तार की लंबाई का भाग दे दो कुल बल में तो उसकी एकांक लंबाई का बल आ जाता है। तो dF21 क्या है बेटा, तार RS की एकांक लंबाई पर बल, ये जो निर्देशित कर रहे हैं ना वो एकांक लंबाई का बल है, एकांक लंबाई पर बल, अगर हमने dl का भाग दिया है तो उस एकांक लंबाई पे बल हो गया, एकांक लंबाई पर बल। क्लियर हो गया। अब दिशा इंपॉर्टेंट है, वैसे दो नियम हम सीखेंगे आगे जाके, बट नियम की जरूरत ही नहीं, आप सदिश गुणनफल से डायरेक्ट दिशा ज्ञात करो बेटा। dl क्रॉस v1 की जो दिशा होगी वो dF21 की दिशा होगी। दाहिने हाथ का नियम कहता है कि dl की दिशा में अंगुलियां होनी चाहिए, v1 की दिशा में मुड़नी चाहिए, अंगूठा आपके परिणामी की दिशा को निर्देशित करता है जो dF21 की दिशा होगी। ध्यान से देखो बेटा, इस पे हम निकाल रहे हैं dF21, इस तार पे dl की दिशा में अंगुलियां हैं, v1 किधर है, तल के लंबवत अंदर की ओर क्रॉस, अंगूठा किधर है बेटा, फर्स्ट तार की तरफ, तो अंगूठा dF21 की दिशा को निर्देशित करेगा जो इस तरफ होगा, dF21 सदिश। समझ में आ गया बेटा पक्का 100%। dF21 की दिशा फर्स्ट तार की तरफ होगी दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से, सीधा दाहिने हाथ का नियम याद रखो, जो सदिश गुणनफल की दिशा ज्ञात करते थे हम 11th क्लास में, वो वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। बाकी दो नियम सीखेंगे उनसे भी करेंगे, वो भी मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है, नियम इसके बाद लिख लेंगे। तो dl क्रॉस v1, dl की दिशा में अंगुलियां होनी चाहिए, v1 की तरफ मुड़नी चाहिए, v1 तल के लंबवत अंदर की ओर, तो अंगूठा किस तरफ है बेटा, तार फर्स्ट की तरफ, चेक करो, तो dF21 की दिशा PQ तार की तरफ हुई, अंदर की तरफ, ऐसे ये मान आ गया। इसी प्रकार
फर्स्ट तार पे चुंबकीय बल ज्ञात करना है सेकंड के कारण, ठीक है ना, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ध्यान से देख बेटा, फर्स्ट तार पे जब हम ज्ञात करेंगे तो पहले उसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना होगा। चुंबकीय क्षेत्र किस तार के कारण होगा? इसके कारण। आप दिमाग में ये मत सोच लेना कि सर इसमें भी तो धारा बह रही है, इसके कारण भी तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा इस तार पे, परंतु इसकी एक्सिस पे देखोगे ना तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। एक सीधे धारावाही चालक तार की एक्सिस पे उसकी खुद की धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो है वो जीरो होता है हमेशा। तो अगर मैं I1 के कारण इसके चुंबकीय क्षेत्र की बात करूं तो इसकी एक्सिस में चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, परंतु इस I2 के कारण इससे लंबवत दूरी d पे चुंबकीय क्षेत्र होगा। पहले हम दिशा की बात करें कि मुझे यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना, I2 की दिशा ऊपर की तरफ, अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियां किधर मुड़ रही है? बाहर की तरफ। इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो तल के लंबवत बाहर की ओर डॉट से दिखाना है। अब उसका मान कितना होगा कुछ इसी तरह से ज्ञात करना है, तो उसको लिखा जाएगा तार RS के कारण तार PQ पर चुंबकीय बल, तार PQ के या PQ के अल्पांश पर, तार PQ के अल्पांश पे निकाल लेते हैं क्योंकि बल वही ज्ञात कर रहे हैं। अल्पांश पर चुंबकीय बल, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र, पहले क्षेत्र निकालेंगे। B2 सदिश से निर्देशित करो उसको मैं, म्यू नॉट धारा के इसके कारण ज्ञात कर रहे हैं तो इसमें धारा I2 और इस तार की लंबाई अनंत, तो अनंत लंबाई वाला सूत्र ध्यान में रहना चाहिए। अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण उससे लंबवत दूरी d पर चुंबकीय क्षेत्र का मान म्यू नॉट I/2πd होता है। वही सूत्र लगाया, म्यू नॉट, इसमें धारा I2 और बीच की लंबवत दूरी d है, तो वहां हम ज्ञात कर रहे हैं पहले तार के 2πd। दिशा आपको पता चल गई, तल के लंबवत बाहर की ओर, समीकरण संख्या 3। अब आपको ये पता चल गया यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, तो इस अल्पांश पे चुंबकीय बल ज्ञात करना है। अतः तार PQ के अल्पांश dl सदिश पर चुंबकीय बल, उसको निर्देशित कर रहा हूं बेटा dF12 से। सेकंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र है तो उसको F12 से निर्देशित करेंगे, 1 पर 2 के कारण बल dF12। दिशा धारा कितनी है उसमें? I1। इसमें बल निकाल रहे हैं तो इसमें धारा I1, इसके अल्पांश पे ज्ञात कर रहे हैं जिसकी लंबाई है dl सदिश क्रॉस B2 सदिश, dl क्रॉस B2 सदिश। पहले परिमाण ज्ञात कर लेते हैं उसके बाद दिशा ज्ञात कर लेंगे। dl और B2 एक दूसरे के लंबवत है, dl की दिशा ऊपर की तरफ और B2 की दिशा बाहर की तरफ। 90 डिग्री का कोण बन रहा है। परिमाण क्या होगा dF12 का? dF12 बराबर I1 dl B2 sin 90। sin 90 का मान बेटा 1 होता है, तो dF12 आ गया आपके पास I1 dl B2 का मान रख लो, B2 का मान समीकरण 3 से मान रख लो, या पहले एक बार समीकरण लिख लो, B2 sin 90 का मान 1, समीकरण 3 से मान रखने पर, समीकरण 3 से मान रखने पर देखो ध्यान से, B2 का मान रखेंगे तो dF12, चाहे तो हम dl को भी अपॉन में लेंगे, एकांक लंबाई पे बल आ जाएगा I1 म्यू नॉट I2/2πd। देखो ये सूत्र वैसा ही आया, dF12 बटा dl, तार PQ की एकांक लंबाई पे बल म्यू नॉट I1/2πd, सेम सूत्र है। समीकरण संख्या 4, तार PQ की एकांक लंबाई पर चुंबकीय बल का मान आया म्यू नॉट I1/2πd। I1 पहले तार में प्रवाहित धारा, I2 दूसरे तार में प्रवाहित धारा, d दोनों के बीच की लंबवत दूरी। म्यू नॉट कांस्टेंट होता है, 2π कांस्टेंट होता है। अब हम चुंबकीय बल की दिशा बताएंगे। ये dF12 जो है उसकी दिशा ज्ञात करनी है, तो ध्यान से देखो बेटा, हमें एक्चुअल में इस कॉन्सेप्ट से ज्ञात करनी है। dl क्रॉस B2 की दिशा निकाल लो, वही आपके dF12 की दिशा होगी। dl की दिशा में अंगुलियां B2 की तरफ मोड़नी चाहिए, dF12 इन दोनों के परिणामी की दिशा होगी, तो dl की दिशा में मैंने अंगुलियां देखो
यहाँ सॉरी यहाँ ज्ञात करना है डीएल की दिशा में अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मुड़नी चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र तो इधर है, क्या ऐसा सोचना सही है? नहीं, गलत है। हम ऑटोमेटिक हमारा हाथ चेंज कर लेंगे, ऐसे करेंगे तो हमारी अंगुलियां इस तरफ मुड़ ही नहीं रही। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होता तब तो हम ऐसा सोच लेते, अब हमें ऑटोमेटिक ऐसे सोचना होगा। डीएल की दिशा में अंगुलियां दाहिने हाथ की, चुंबकीय क्षेत्र B2 की दिशा में बाहर की तरफ मुड़ रही है, बिल्कुल मुड़ रही है। अंगूठा किधर है? अंदर की तरफ। इसका मतलब BF12 की दिशा जो है वो तार RS की तरफ होगी। चुंबकीय बल की दिशा इस दिशा में। ये दोनों बल आकर्षण बल होते हैं। इस तरह से जो बल लगते हैं उनको अपन आकर्षण बल बोलते हैं। अपन चाहें तो B2 की दिशा भी बता सकते हैं। ये जो B2 की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर है ना, उसको आप ऐसे दिखा दें, B2 को इधर दिखा दें। इस दिशा में आप अंदर की तरफ ले रहे हो तो ऐसे आप दिखाओगे ना तो बाहर की तरफ दिखा दो। ये B2 की दिशा होगी, ये DF12 की दिशा होगी। ये दोनों बल आकर्षण बल कहलाते हैं। इस तरह से जो बल लगते हैं वो आकर्षण बल होते हैं और ऐसे जो बल लगते हैं वो प्रतिकर्षण बल होते हैं। इस तरह से जो बल लग रहे हैं वो प्रतिकर्षण और ऐसे जो बल लग रहे हैं वो आकर्षण बल। दोनों बलों का परिमाण समान, दिशा विपरीत है। समीकरण 2 व 4 से ध्यान से देख बेटा, इसका और इसका परिमाण समान है और दिशा विपरीत है। बलों का परिमाण समान है परंतु दिशा विपरीत है और इस स्थिति में ये बल कौन सा बल कहलाएंगे? आकर्षण बल कहलाएंगे। ये वाली स्थिति जब ऐसे बल लग रहे हैं तो आकर्षण बल वाली स्थिति है उधर। तो आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके चुंबकीय बल IL क्रॉस B लगता है। IL क्रॉस B अगर आपको ध्यान में है तो आप कोई भी सूत्र उत्पन्न कर मतलब कोई भी बल ज्ञात कर सकते हो। तो हमने क्या देखा कि दो धारावाही अनंत लंबाई के दो धारावाही चालक तार D दूरी पे समांतर आपस में रखे हुए थे। दोनों में समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही थी, अलग अलग, इसमें I1 और इसमें I2। तो हमने देखा कि किसी भी एक चालक तार की एकांक लंबाई पे बल का सूत्र हमारे पास आया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, चाहे आप पाई टी क्योंकि एकांक लंबाई पे ज्ञात कर लो, चाहे RS की एकांक लंबाई पे बल ज्ञात कर लो। इस तरह से हम बल ज्ञात कर लेते हैं, बहुत आसान तरीका। अब सुनो, हम जो दो नियम थे उनकी भी बात करेंगे और एक और चीज सीखेंगे कि अगर मैं धारा की दिशा विपरीत कर दूं, आपको ये काम करना बेटा रफ कॉपी में। मैंने आपको एक डेरिवेशन कंप्लीट करा दिया, वैसे वो दूसरा वाला जो है वो डेरिवेशन इसी तरह से करना। आप रफ कॉपी में ट्राई करोगे कि अगर मैं I1 और I2 की दिशा विपरीत कर दूं, अभी तो समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, मैं I1 इसी दिशा में लो, I2 को नीचे की तरफ लो करूं, I2 की दिशा बदल दूं, उस स्थिति में चुंबकीय बल के परिमाण तो यही होंगे, दिशा विपरीत हो जाएगी। DF12 जो अंदर की तरफ लग रहा था वो बाहर की तरफ होगा और ये जो DF21 अंदर की तरफ था वो इस तरफ होगा। मतलब उस स्थिति में ये बल प्रतिकर्षण बल होंगे। ये बल किस प्रकार के होंगे? प्रतिकर्षण बल। केवल धारा की दिशा बदलने से, धारा की दिशा बदलते ही हमारे चुंबक क्षेत्र की दिशा बदलेगी, बल की दिशा भी बदल जाएगी। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब मैं जो दो नियम है ना वो भी सिखाता हूँ, उससे पहले एक मानक एम्पियर की परिभाषा लिखनी है आपको। मानक एम्पियर की परिभाषा, टॉपिक लिखो अगला, मानक एम्पियर की परिभाषा। ये डायग्राम में मिटा नहीं रहा, आगे मैं दिशा बताऊंगा ना उसके लिए काम में लेना है मुझे, इसलिए मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। आप परिभाषा लिखोगे मानक एम्पियर की परिभाषा कि एक एम्पियर धारा या मानक एम्पियर को कैसे परिभाषित किया जाता है वो लिखना है। और ये एग्जाम में भी पूछा हुआ है 1 नंबर में सवाल, मानक एम्पियर की परिभाषा। टॉपिक आपका है मानक एम्पियर, स्टैंडर्ड एम्पियर की परिभाषा। 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मानक एम्पियर को परिभाषित कीजिए। और शायद 17-18 में पूछा, 2017 या 18 में क्वेश्चन आया था इसका। ठीक है ना, तो उसको हम ऐसे परिभाषित कर देंगे इस वाले सूत्र से जो अभी निकाला था ना, एकांक लंबाई पे बल, उस वाले कॉन्सेप्ट से परिभाषित करेंगे। 1 एम्पियर की परिभाषा या मानक एम्पियर की परिभाषा आप पहले चैप्टर से मत लिख देना, I बराबर Q/T सब जानते हैं। अगर किसी चालक की सतह पर 1 कूलम आवेश 1 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाता है तो उसमें जो धारा प्रवाह है वो 1 एम्पियर होती है, वो नहीं लिखनी है आपको। समझ में आ गया? आपको मानक एम्पियर की परिभाषा दो धारावाही चालक तार जो परस्पर समांतर रखे हैं इस वाली स्थिति में लिखनी है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा? हम जानते हैं कि दो समांतर धारावाही चालक
तारों के मध्य एकांक लंबाई पर बल, एकांक लंबाई पर बल dF बटा dl म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d होता है। यही सूत्र निकाला, चाहे PQ की इकाई लंबाई पे निकाल लो, चाहे RS की इकाई लंबाई पे निकाल लो। dF by dl का मान म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d। मेरा क्वेश्चन, यदि I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर, 1 एम्पियर ले लो, I1 I2 का मान कितना मान लो 1 एम्पियर, वही मानक एम्पियर है आपकी, स्टैंडर्ड एम्पियर, और d जो लंबवत दूरी है दोनों तारों के बीच की वो 1 मीटर रखो। तो आप बताओ मुझे सोच के कि dF by dl का मान कितना होगा। आप मुझे बताओ dF by dl का मान कितना होगा, म्यू नॉट इंटू 1 अपॉन 2 पाई इंटू 1, अर्थात म्यू नॉट का मान 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस 7 अपॉन 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स कटा, dF by dl का मान आपके पास आया 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 न्यूटन प्रति मीटर। यदि दो धारावाही चालक, दो अनंत लंबाई के धारावाही चालक तारों को 1 मीटर की दूरी पर, इकाई मीटर की दूरी पर रखा जाए और उनमें इकाई धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उनके मध्य इकाई लंबाई पर लगने वाले बल का मान 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 न्यूटन प्रति मीटर होता है। मानक एम्पियर मतलब अगर दोनों में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करी जाती है, दोनों में 1 एम्पियर धारा, जिसको मानक एम्पियर कहेंगे, तो परिभाषा लिखो, मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। यदि दो अनंत लंबाई के धारावाही चालक तारों में इकाई धारा प्रवाहित करने पर, एकांक धारा प्रवाहित करने पर तथा एकांक दूरी पर रखने पर उनके मध्य एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का मान 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 न्यूटन प्रति मीटर होता है, और उस इकाई धारा को ही मानक एम्पियर कहते हैं। उस इकाई धारा को ही हम क्या कहते हैं बेटा, मानक एम्पियर। ठीक है, ये लिख लोगे परिभाषा, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, इस तरह से देखना है। आपको बल का सूत्र पता था, दोनों के इकाई लंबाई पर बल का सूत्र ये था, उसमें I1 I2 को 1 एम्पियर मान लिया और d को 1 मीटर मान लिया। इसको हल करने पे हमारे पास dF by dl का मान ये आया, इसके आधार पर हम परिभाषा लिखते हैं। अब चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के 2 नियम है बेटा, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के 2 नियम, और नियम केवल मैं समझाऊंगा, वो नियम भी आपको होमवर्क में, आपके लिए होमवर्क है, उसको लिखना है, आपको बुक यूज करनी है, किताब की सहायता से वो नियम या जो मैं वीडियो में बोल रहा हूँ उसके आधार पे आपको वो नियम आपको खुद को लिखने हैं नोटबुक में। इस साल आपका नोट्स बनाने का काम खुद का ही रहेगा, ठीक है, ऑनलाइन में भी आपको खुद को ही देख देख के नोट्स बनाने, तो ऐसे बेटा पढ़ लो, बना लो नोट्स। चुंबकीय बल ज्ञात करने के नियम, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम, 2 नियम पढ़ेंगे। पहले हमने देखो, इसमें कंफ्यूज मत होना, सबसे बेस्ट तो क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणनफल वाली दिशा जो 11वीं क्लास वाला नियम है ना, वो याद रखो। बाकी ये जो नियम है ना, इनसे भी हम चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के 4 नियम सीखे हमें। स्नो का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, वर्तीय धाराओं के लिए दाहिने हाथ की हथेली का नियम, और एक स्क्रू पेच का नियम, कुछ ऐसा था। और ऐसे ही अगर हम चुंबकीय बल की दिशा, जैसे अभी यहाँ पे देखा, इससे पिछले वाले टॉपिक में हमने क्लास में देखा था कि वही धारावाही चालक को हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा था, उसके बल निकला था IL क्रॉस B। IL क्रॉस B की या जो चुंबकीय बल था उसकी दिशा भी हम इन नियम से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें पहला नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, लेफ्ट हैंड रूल है, बाएं हाथ का नियम। नियम आपको लिखना है, मैं नियम बता देता हूं दोनों क्या है। और दूसरा है दाहिने हाथ के हथेली का नियम, हथेली का नियम, दाहिने हाथ के हथेली का नियम। देखो ध्यान से, पहले मैं सिखाता हूं आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये देखो आपका लेफ्ट हैंड होता है, बायां हाथ, इसमें आपको 3 अंगुलियां, ये अंगूठा, ये तर्जनी और इसको मध्यमा बोलते हैं।
ये थंब होता है, ये फर्स्ट फिंगर और ये मिडल फिंगर, ये तीनों ऐसे पकड़नी है एक दूसरे के लंबवत। ये और ये एक दूसरे के लंबवत हो, ये और ये एक दूसरे के लंबवत और ये और ये भी एक दूसरे के। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा इस तरह से रखनी है कि मान लो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, मध्यमा धारा की दिशा में हो चालक में, तो अंगूठा बल की दिशा बताएगा। जैसे मान लो मैं DF12 या DF21 की दिशा पूछूं आपसे, तो अब अपन चेक करते हैं DF21 की दिशा। देखो ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तर्जनी, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर, मध्यमा धारा की दिशा में, चालक में धारा की दिशा ऊपर की ओर, अंगूठा किधर है, अंदर की ओर, बिल्कुल सही है। DF21 की दिशा जो दाहिने हाथ की, सॉरी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर रहे हैं, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा धारा की दिशा में, तो अंगूठा अंदर की तरफ है, बिल्कुल सही है। ऐसे यहां पे ज्ञात कर सकते हैं अपन, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बाहर की तरफ, मध्यमा धारा की दिशा में, अंगूठा बल की दिशा निर्देशित कर रहा है, बिल्कुल सही है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, यदि बाएं हाथ की तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा को धारा की दिशा में देखें तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को निर्देशित करता है। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। समझ में आ गया? लिख लोगे, किताब चेक कर लेना। दूसरा, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। ये आपका दाहिना हाथ होता है बेटा, इसको हथेली का देखो, ये आपकी हथेली होती है, ये अंगूठा होती है, ये अंगुलियां होती है। इसमें अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में हो तो हथेली जिस तरफ होगी वो चुंबकीय बल की दिशा बताएगी। जैसे देखो यहाँ पे अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो ऐसे अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर, अंगूठा धारा की दिशा में ऊपर की ओर है, तो हथेली किधर है, अंदर की ओर, तो बल की दिशा इधर ही तो है। ऐसे यहां देखो, यही कॉन्सेप्ट लगाना है। चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, अंगुलियां बाहर की ओर, अंगूठा धारा की दिशा में, ये जो पाम है आपकी हथेली हो किधर, अंदर की ओर, तो बल की दिशा अंदर की ओर। दाहिने हाथ की हथेली के नियम के अनुसार यदि दाहिने हाथ की अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, अंगूठा चालक में धारा की दिशा में हो, तो हथेली जिस तरफ होती है वो चुंबकीय बल की दिशा को निर्देशित करती है। ये दाहिने हाथ की हथेली का नियम होता है बेटा। क्या दोनों नियम आपको समझ में आ गई? नोट कर लेना नोटबुक में दोनों नियम, ठीक है। इसके अलावा जो पूरा डेरिवेशन मैंने कराया वो कंप्लीट करना है। इसके अलावा रफ में आपको क्या काम करना है बेटा, वो समझ में आ गया होगा कि चालकों में धारा की दिशा विपरीत करके इन बलों की दिशा देखनी है कि प्रतिकर्षण वाली आती है कि नहीं आती। ये डेरिवेशन आप रफ कॉपी में ट्राई करोगे, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू।